अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पेइंग टैक्सेस। तो ये जो एडिटोरियल है ये किस बारे में है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि ये एडिटोरियल पढ़ने में आपके लिए आसानी हो। तो इस एडिटोरियल में बात कर रहा है टैक्स इश्यूज़ की। वो बात कर रहा है कि बहुत कम टैक्स जो है उसकी अदायगी की जा रही है। रिटेलर्स हो गए, रियल एस्टेट बिजनेसेस हो गई या एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे जो जितना टैक्स अदा करते हैं वो बहुत थोड़ा होता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने सख्ती से कहा है कि आप सब ने टैक्स को प्रॉपर तरीके से अदा करना है, वरना क्या होता है सारा बर्डन जो है वो सैलराइज इंडिविजुअल्स के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन ये जो आर्टिकल है इसने अपना पॉइंट सामने रखा है। इसने कहा कि खाली टैक्स लॉ लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करनी होगी, आपको सख्ती से इन पर अमल करना होगा ताकि आप टैक्स कलेक्शन को बढ़ा सको। इसके अलावा एट दी एंड इसने बड़ी अच्छी बात की है। इसने कहा है कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो अपने ऑफिशियल्स को भी देखे। तो एट दी एंड इसने बड़ी ही अच्छी बात की है। इसने कहा है कि इन चीज़ों के साथ साथ आपको अपने ऑफिशियल्स भी देखने होंगे, आपको उन लोगों को भी देखना होगा जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स या पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए ये टैक्स रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा एडिटोरियल इन चीज़ों के बारे में है। तो वो स्टूडेंट्स जो इस एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनसे मैं ये बता दूं, इस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद आपकी रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बहुत बेहतर होंगी, आपकी ग्रामर बेटर होगी, आपको पता चलेगा कैसे लॉन्ग सेंटेंसेस को कैसे समझना है, इनमें से कैसे मीनिंग निकालना है, आपकी वोकैब बहुत इंक्रीज़ होगी, आपकी इन्हेंस होगी। इसमें बहुत अच्छी अच्छी वोकैब यूज़ हुई है, आपको पता चलेगा क्रिटिकल थिंकिंग किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे का सारा पैकेज जो है ना वो आज की क्लास में आपको मिलेगा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है फिनांस मिनिस्टर कौन, मोहम्मद औरंगजेब्स हार्ड टॉक, इसकी सख्त गुफ्तगू। कौन है? फिनांस मिनिस्टर है। अच्छा, कहाँ पे? एट अ रिटेल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में कब? कहता ऑन थर्सडे वाले दिन। वॉज थी, क्या थी? लॉन्ग ओवरड्यू। अब वो क्या बात कर रहा है? सबसे पहले ये देखो लॉन्ग ओवरड्यू का मतलब क्या है। इसका एक वर्ड का मतलब पता चल गया ना आपको, तो आपको ये पूरे सेंटेंस की समझ आ जाएगी। लॉन्ग ओवरड्यू का मतलब होता है कि वो चीज़ जो काफ़ी अरसे से ना होने वाली थी लेकिन नहीं हुई थी, वो लॉन्ग ओवरड्यू थी। तो अब वो ये बात कह रहा है जो फिनांस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब की जो सख्त गुफ्तगू है ना रिटेल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में थर्सडे वाले दिन, कहता ये वो चीज़ थी जो कि हो जानी चाहिए थी। मतलब इसकी जो सख्त गुफ्तगू थी, इसकी काफ़ी अरसे से इसकी ज़रूरत थी लेकिन ये अब हुई है, वो ये बात कर रहा है इस लाइन में। अच्छा, हार्ड टॉक किसको बोलते हैं? हार्ड टॉक को बोलते हैं सख्त गुफ्तगू, मतलब स्ट्रिक्ट स्पीच जिसके अंदर उन्होंने वार्निंग दी है, उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर आपने ये सब नहीं किया तो इसको बोलते हैं हार्ड टॉक। कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, जो इनकी मीटिंग हुई थी, जो इसका सेमिनार हुआ था। और खाली ओवरड्यू का मतलब देखा जाए तो ऐसी चीज़ जो डिलेट थी, जो लेट हुई थी, जो देरी से हुई थी। अब आगे देखते हैं। कहता वाइल, जहाँ एप्रिशिएटिंग, एप्रिशिएट करते हुए किसको? रिटेल सेक्टर सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हुए, उसको सराहते हुए, उसकी तारीफ करते हुए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन किस चीज़ के अंदर थी? कंट्रीब्यूशन के बाद आप टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे जब आप बताएंगे कि किस चीज़ की कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में थी। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ये इनपुट होती है, ये शेयर होता है, आपका हिस्सा। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्या है? जॉब्स की बात कर रहा है, रोज़गार की बात कर रहा है। एंड जीटीपी, फिर कॉमा, कहता है ही नेवरदलेस, लेकिन कहता इस चीज़ के बावजूद। टुक द रिटेलर्स टू टास्क, उसने क्या किया? उसने क्रिटिसाइज किया किसको? रिटेलर्स को। किस लिए? फॉर देयर नेग्लिजिबल टैक्स कंट्रीब्यूशन, कि उनकी जो टैक्स कंट्रीब्यूशन होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, वो बहुत थोड़ी होती है। फिर कोमा, कहता वार्निंग, वार्न करते हुए, दैम उनको, दैट ये कि द कंट्री कुडंट अफोर्ड, कि कंट्री नहीं अफोर्ड कर सकेगी, येट अनदर, एक और क्या? बूम एंड बस साइकिल। अब ये सेंटेंस जो है ना यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है।
इसमें while भी आया है और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब साइमल्टेनियस एक्शन भी आया है। अब इसमें वो बात क्या कह रहा है, पहले इसका मीनिंग समझ लो फिर इसको देखते हैं। तो वो कह रहे हैं जहाँ इसने तारीफ की थी ना रिटेल सेक्टर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की, उनके बहुत बड़े हिस्से की एम्प्लॉयमेंट रोजगार के अंदर और जीडीपी के अंदर, कहता उसने इस चीज़ के बावजूद क्रिटिसाइज किया था इनको, ये जिनकी ऊपर तारीफ की थी ना इन्हीं को क्रिटिसाइज किया था, इन्हीं को तनकीद की थी। किस चीज़ के लिए तनकीद की थी कि इनकी जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल है, वो बहुत थोड़ी है। और किस तरह से इसने तनकीद की थी, क्रिटिसाइज किया था वॉर्न करते हुए, किस चीज़ के लिए कि ये जो मुल्क है वो फिर से एक और बूम और बस्ट साइकिल को अफोर्ड नहीं कर सकेगा। अब इसको ब्रेक करते हैं, इसके वर्ड्स के मीनिंग चेक करते हैं ताकि आपको ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो सबसे पहले वाइल यूज़ किया इसने, वाइल अप्रिशिएटिंग। अब एक तरफ तो वो अप्रिशिएट कर रहा है, अब दूसरी तरफ जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। वाइल यहाँ पे कंट्रास्ट को शो कर रहा है कि जहाँ इसने अप्रिशिएट किया, जहाँ इसने तारीफ की ना, दूसरी तरफ इसने कुछ और किया। अच्छा, सब्सटेंशियल क्या चीज़ होती है? सब्सटेंशियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा डाला था, उस चीज़ को उसने अप्रिशिएट किया। एक मज़े की बात बताती हूँ कि सब्सटेंशियल जिस तरह से वर्ड होता है ना, इससे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है, वो है सब्सटेंटिव। जो सब्सटेंटिव होता है और सब्सटेंशियल होता है, ये दोनों होते एडजेक्टिव ही हैं, लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। सब्सटेंटिव का मतलब होता है थॉटफुल, सीरियस, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर बहुत सीरियस है, बहुत थॉटफुल है, ग्रेव है, पेंसिव है, तो उसके लिए सब्सटेंटिव का वर्ड यूज़ करते हैं। और सब्सटेंशियल उस चीज़ को बोलते हैं जो बहुत नोटिसेबल हो, बहुत सिग्निफिकेंट हो, बहुत बड़ी हो। तो सब्सटेंटिव क्या हो गई? हर वो चीज़ जो बहुत संजीदा हो, जो बहुत सोची समझी हो, जो बुनियादी हो, जो अहम हो। और सब्सटेंशियल जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो। कंट्रीब्यूशन मतलब उनके इनपुट। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब्स की बात कर रहा है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है, रोज़गार की बात कर रहा है, नौकरियों की बात कर रहा है। उसके बाद कोमा, अब ये तनकीद करेगा। पहले पॉजिटिव चीज़ थी, अब नेगेटिव चीज़ आएगी। कहता ही नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस चीज़ के बावजूद। अब लेकिन भी कह सकते हो। तो उसके बाद इसने क्या यूज़ किया? इसने यूज़ किया टुक द रिटेलर्स टू टास्क। इसका मतलब क्या होता है? उसको क्रिटिसाइज करना, उसको स्कोल्ड करना, उसकी तनकीद करना। नेग्लिजिबल किसको बोलते हैं? मतलब बहुत स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट, बहुत थोड़ी। फिर उसके बाद कोमा। जब इसने ये जो पर्सन था मोहम्मद औरंगजेब, जब इसने इनको तनकीद की थी ना, इसके साथ साथ वो क्या कर रहा था? वो इनको वार्न कर रहा था। किस चीज के लिए? वो आगे इसने पूरे की पूरी बात एक क्लॉज में मेंशन की है। येट एन अदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वन मोर, एक और। मतलब पहले भी इस चीज को हम देख चुके हैं, अब एक और साइकिल की बात कर रहा है। बूम एंड बस्ट साइकिल का मतलब क्या है? इसका मतलब है इकोनॉमिक राइज एंड फॉल, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो ओवरऑल देखें तो वो यही बात कर रहा है कि उसने रिटेल सेक्टर की बहुत तारीफ की थी कि वो जो है वो जॉब्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसने तनकीद की थी कि ये लोग जो हैं ये बहुत कम टैक्स की अदायगी कर रहे हैं। ये सारी बात असल में इन लाइन्स में इसने बोली है। कंट्रास्ट भी शो किया है, साइमल्टेनियस एक्शन भी शो किया। अब वो कह रहा है एवरी सेक्टर मस्ट कंट्रीब्यूट टू टैक्सेस। कह रहा है हर सेक्टर, सारे सेक्टर की बात की है। एवरी सेक्टर मस्ट कंट्रीब्यूट, उसको लाजमी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसको लाजमी देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। किस चीज़ को? टैक्सेस को। देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया मस्ट का। देखो मस्ट जो होता है वो किसको शो करता है? मस्ट शो करता है कि लाजमी ये काम हो जाना चाहिए, ऑब्लिगेशन को शो करता है। इसके अलावा जो ought to होता है ना, वो मोरल एडवाइस को शो करता है। जैसे हमें अपने पेरेंट्स की, मतलब आप किसी को कह रहे हो आपको आपके पेरेंट्स की खिदमत करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, या अपने आप को अपने उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए, तो मतलब इन चीज़ों के लिए आप ought to का इस्तेमाल करेंगे। और जो शुड होता है ना, वो शुड जनरल एडवाइस की बात करता है। जैसे आप किसी को कह दो, कोई पूछे कि मेहनत करनी चाहिए, तो आप उसे कह रहे हो हाँ तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, हाँ तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, हाँ तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आप उसको जनरल एडवाइस दे रहे हो। उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हाँ ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। कह रहा है द
करंट बर्डन, हालिया जो बर्डन है, बोझ है, किसके ऊपर है? ऑन द सैलराइज्ड क्लास, इस तनख्वाहदार क्लास के ऊपर, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इस सेक्टर के ऊपर जो है, इज अनसस्टेनेबल, वो क्या है? वो अनसस्टेनेबल है, वो अनमैनेजेबल है। ही सेड, उसने कहा, वाइल्ड, साथ ही साथ अर्जिंग, रिक्वेस्ट करते हुए रिटेलर्स को, टू फॉर्मलाइज, कि आप क्या करो, आप फॉर्मलाइज करो, मतलब लीगल बनाओ देयर बिजनेसेस, अपने बिजनेसेस को, एंड कंट्रीब्यूट, और कंट्रीब्यूट करो किसमें? नेशनल प्रॉस्पेरिटी, जो कौम की प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी क्या चीज़ होती है? तो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है कि जो हालिया बर्डन है ना, जो सैलराइज तनख्वाहदार क्लास के ऊपर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर है, कहता है ये अनसस्टेनेबल है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ही सेड, उसने कहा, कहता साथ ही साथ उसने रिक्वेस्ट की रिटेलर से कि वो लीगल बनाए अपने बिजनेसेस को और हिस्सा डालें नेशनल प्रॉस्पेरिटी में, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में। कहता जो टाइम था ना मुफ्त के फ़ायदों का, वो अब ख़त्म हो गया, वो अब फिनिश हो चुका है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। कंट्रीब्यूट क्या होता है ये मैंने बता दिया कि हिस्सा डालना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है। अनसस्टेनेबल मतलब अनमैनेजेबल, नाकाबिले बर्दाश्त है वो। अर्ज करने का मतलब क्या होता है? किसी को इंकरेज करना, किसी को पुश करना, किसी को जोर देना, रिक्वेस्ट करना उससे कि ये वाला काम करो अब। फॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है? लीगल बनाना, कि अपने बिजनेसेस को आप क्या है ऑफिशियल बनाओ और अपने टैक्सेस जो है वो अदा करो। देखो, फ्री राइड्स मतलब यहाँ पे मुफ्त के फ़ायदे समझ लो, मतलब बगैर मेहनत किए आपको जो फ़ायदे मिल रही हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहा है इंडीड, बेशक, कहता एज मिनिस्टर, मिनिस्टर के तौर पे मिस्टर औरंगजेब हैज़ बीन सेइंग, वो कहते आए हैं किस चीज़ को? ऑल द राइट थिंग्स। तो यही कह रहा है ना कि बेशक अगर देखा जाए तो मिनिस्टर के तौर पर जो मिस्टर औरंगजेब हैं वो सही बातें कहते आए हैं। हैज़ बीन सेइंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसा काम कहते आए हैं, पास्ट में भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की इसने बात की है। राइट थिंग्स मतलब सही चीज़ें, मतलब उनके जो बयान होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही होती हैं। कहता बट, लेकिन अब, इट इज़ टाइम फॉर हिम, लेकिन अब वक्त आ गया उसके लिए, किस चीज़ का? टू वॉक द टॉक, कि वो जो कहता है ना अब वक्त आ गया वो उसको करे। देखो, वॉक द टॉक जो है ये पहले एडिटोरियल में भी आया था और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वॉक द टॉक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक्शन लेना, मतलब जो आप कब से लगे हुए हो ना कि ऐसे करो, वैसे होना चाहिए, आपने ये करना है, आपने वो करना है, जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, तो अब वक्त आ गया है जो बातें बोली है ना उस पर अमल करो। तो ये होता है वॉक द टॉक। अब वो कह रहा है अपीलिंग, रिक्वेस्ट करना टू द गुड सेंस ऑफ टैक्स इवेडर्स। इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है टैक्स इवेडर्स जो हैं, जो टैक्स से बचने वाले हैं, उनको यूं कन्विंस करना कि प्लीज़ ये वाला काम कर लो, ये वाला काम कर लो। कहता विल नो लॉन्गर डू, कहता ये वाली जो चीज़ है ना ये अब नहीं चलेगी। मतलब क्या बात कर रहा है? कहता आप सिर्फ ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हो ना टैक्स इवेडर से कि आप ये कर लो, टैक्स अदा करो, इससे ये होगा, इससे वो होगा, कहता ऐसा कहना जो है ना अब ये काम नहीं करेगा। अच्छा, इवेडर्स कौन से होते हैं? इनका ये बोलते हैं बचने वालों को। ठीक है, यहाँ पे कौन से इवेडर्स हैं? यहाँ टैक्स इवेडर्स की बात कर रहा है। अब आगे देखते हैं। कहता द अटर फेलियर, कहता जो मुकम्मल फेलियर है ना किसकी? ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। अच्छा, किस चीज़ में फेलियर? कह रहे टू मीट, पूरा करने में, किसको? रेवेन्यू टारगेट को। कहता अंडर द ताजिर दोस्त स्कीम, इसके तहत। कहता अंडरलाइंस, ये चीज़ हाईलाइट करती है, अंडरस्कोर करती है, किस चीज़ को? द नीड, ज़रूरत को। अच्छा, किस चीज़ के लिए? फॉर हार्शर मेजर्स, बहुत सख्त इकदाम की। टू एनफोर्स, लागू करने के लिए, किस चीज़ को? द टैक्स लॉज, इन लॉज को, इन कवानीन को। फेलियर है, नाकामयाबी है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, किस चीज़ को पूरा करने के लिए? रेवेन्यू को के टारगेट को पूरा करने के लिए इस स्कीम के तहत। कहता है ये जो फेलियर है ये हाईलाइट करता है कि अब ज़रूरत है सख्त इकदाम की ताकि लागू कर सके टैक्स लॉज को।
तो वो यही बात कर रहा है ना कि जब आप अपने टारगेट को ही नहीं पूरा कर पा रहे जितना टारगेट आपको पूरा करना था, कहता ये चीज़ जो है इसी बात को दिखाती है कि अब ज़रूरत है कि आप बहुत सख्त एक्शन लो ताकि जो लोग हैं वो टैक्स लॉज को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकें। अच्छा, अब ये देखो अटर क्या है? अटर तो वैसे यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। ये जो फेलियर है ये क्या है? ये नाउन है, ठीक है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये जो फेलियर है ना ये अंडरलाइन करता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। ये वाला फेलियर अंडरलाइन करता है, हाईलाइट करता है, सबकी नज़र इस चीज़ पे खींचता है। अच्छा, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वो ये नीड है, वो ये ज़रूरत है। और बाकी ये जो आपको इतनी चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ये प्रपोजिशन उसके ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, ये सारे के सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एनफोर्स करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना, नाफिज करना। अब वो कह रहे हैं रिटेलर्स आर नॉट द ओनली टैक्स डॉजर्स। कहता खाली रिटेलर्स ही टैक्स डॉजर्स नहीं है। टैक्स डॉजर्स किसको बोलते हैं? टैक्स इवेडर्स को बोलते हैं, वो जो टैक्स से छुपते फिरते हैं, जो टैक्स से बचते फिरते हैं। देखो ये सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, यहाँ पे रिटेलर्स हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद आर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है, ये मेन वर्ब भी बन जाती है। ये अभी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे मेन वर्ब मौजूद नहीं है तो ये खुद ही क्या बनेगी? ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगी। ये खुद ही इसको फिर इस केस में इसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो रिटेलर्स आर क्या है? टैक्स डॉजर्स हैं। अब ये जो चीज़ है ना टैक्स डॉजर्स, ये क्या चीज़ है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे ऑफ कोर्स जब काम ही नहीं हो रहा, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, तो फिर ऑब्जेक्ट का तो सवाल ही नहीं ना बनता। तो यहाँ पे रिटेलर्स ही क्या है? टैक्स डॉजर्स हैं। ये सब्जेक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कह रहा है दोज प्रॉफिटिंग, कहता वो जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं किससे? फ्रॉम अर्बन रियल इस्टेट, इस चीज़ से। एंड द वंस, और कहता वो वाले इन द एग्रीकल्चर सप्लाई चेन, जो कि इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। कहता आर पेइंग, कहता अदा कर रहे हैं। ओनली, कहता सिर्फ। अ फ्रैक्शन, एक थोड़ा सा हिस्सा। किस चीज़ का? कहता व्हाट इज़ ड्यू, कहता जो कि पेएबल है, जो कि वाजिबुल अदा है, जो कि आपको अदा करना है, उसका सिर्फ फ्रैक्शन आप अदा कर रहे हो। कहता किसका ड्यू है? कहता टू द सिस्टम इन टैक्सेस। मतलब वो ये बात कर रहा है कि लोग जो हैं इन चीज़ों से पैसा तो बना रहे हैं, लेकिन जो है वो बहुत ही थोड़ी मिकदार में जो टैक्स है उसको पे कर रहे हैं। अब ये दोज हैं और वंस हैं, ये वो लोग हैं जो पे कर रहे हैं, ठीक है, अदा कर रहे हैं। अब ये जो प्रॉफिटिंग फ्रॉम अर्बन रियल इस्टेट आ गया, ओ एंड द वंस इन द एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे ये जो प्रॉफिटिंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये बता रहा है कि ये कौन से लोग हैं। कहता है ये वो लोग हैं जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं इन चीज़ों से। ओ एंड द वंस, वंस का मतलब है इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसने कहा ये वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर सप्लाई चेन से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दो की बात कर दी है ना, इनकी और इनकी। देखो फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? फ्रैक्शन का मतलब होता है पोर्शन, छोटा सा हिस्सा। ड्यू का मतलब क्या? ये मैंने भी बता दिया, जो पेएबल है, जो वाजिबुल अदा है। अब आगे देखते हैं। कहता मेकिंग लॉज, कहता लॉज को बनाना डज नॉट ऑटोमेटिकली इंक्रीज टैक्स कंप्लाइंस। वही वाली बात कर ली है ना उसने कि खाली आप लॉज को बनाते जाओगे ना, इससे क्या होगा? टैक्स कलेक्शन में इजाफा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टैक्स लॉज बना दिए तो लोग जो है वो टैक्स अदा करने लग जाएं। कहता टेक द एग्जाम्पल ऑफ रियल इस्टेट, कहता अगर मिसाल लो किसकी? रियल इस्टेट की। कि मतलब आप अगर रियल इस्टेट सेक्टर को ही देख लो तो अब तो आपको अंदाजा हो जाएगा। कहता देयर आर वेरियस फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवीज ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। देखो इसमें अब वो यही तो बात कर रहा है ना, खाली अभी इसने क्या बात की? इसने कहा लॉज लगाने से लोग जो है वो टैक्स पे नहीं करेंगे। कहता अब यहाँ पे देख लो, कहता बहुत सारे फेडरल और प्रोविंशियल मतलब सूबाई लेवीज वहाँ पे मौजूद हैं। लेवीज मतलब टैक्सेस, किसके ऊपर? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन है वहाँ पे तो बहुत सारे टैक्सेस हैं। वो क्या कह रहा है? यही बात इसने आगे रखी है। उसने कहा ताहम नॉट इवन अ हैंडफुल ऑफ पीपल, मतलब थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग जो हैं पे वो अदा करते हैं एग्जैक्ट अमाउंट को, मतलब जितनी अमाउंट जो है अदा करनी है
दैट दे आर सपोज टू, मतलब जितनी जो है रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें से जो कहता है कि हैंडफुल लोग भी उसको अदा नहीं करते। हैंडफुल से मुराद यहाँ पे क्या है, ये फ्यू की बात कर रहा है, स्मॉल नंबर की बात कर रहा है, मुट्ठी भर। एग्जैक्ट मतलब प्रिसाइज, एक्यूरेट, मतलब इतनी अमाउंट जो है आपको पे करनी है, ये वो भी पे नहीं करते। सपोज टू का मतलब क्या होता है कि ये एक्सपेक्टेड हैं, ये रिक्वायर्ड हैं, इन पे फर्ज है, इनको चाहिए कि ये करना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। अब कह रहे हैं यहाँ तक के इवन द ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, कहता वो वाली इंडस्ट्री जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, कहता इजंट पेइंग, कहता वो नहीं अदा करे व्हाट इट ओज टू, जो कि ये लायबल हैं, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं, कि ये कर्जदार हैं, कि इनको अदा करना है, किसको, नेशनल एक्सचेकर को, इन टैक्सेस में। तो वो यही बात कर रहा है कि यहाँ तक कि जो वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस है ना, वो भी फुल टैक्सेस को अदा नहीं कर रहे। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये कर्जदार हैं, इनको अदा करना है, ये ओ करते हैं इस चीज़ को। एक्सचेकर मतलब जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी है, जो गवर्नमेंट का जो खजाना है। कह रहे द टैक्स गैप, कि टैक्स गैप जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉमा स्पेशली, कहता ख़ास तौर पर एट द स्पिनिंग स्टेज, मतलब इस स्टेज से, यौन प्रोडक्शन की फेज से, जो धागा बनने का मरहला है ना, उसकी बात कर रहा है। कहता इज एस्टिमेटेड, कहता उसका अंदाज़ा लगाया गया है बाय द एफ के जरिए टू बी होने के लिए ₹700 बिलियन। तो वो इसमें क्या बात कर रहा है, कहता खाली जो एफ है उसने एस्टिमेट किया है, उसने अंदाज़ा लगाया कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पर जब वो अपने स्पिनिंग प्रोसेस में होती है, तो वो क्या करती है, वो टैक्सेस को अवॉइड करती है। और वो टैक्सेस कितने होते हैं, 700 बिलियन। तो ये वो बात कर रहा है। टैक्स गैप क्या होता है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल, जो अनपेड टैक्सेस होते हैं उनकी बात कर रहा है। स्पेशली जो यहाँ पे इसने यूज किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पर्टिकुलरली, खास तौर पर। अगर कोई चीज एस्टिमेट की जाती है तो इसका मतलब उसको असेस किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसका अंदाजा लगाया जाता है। FBR मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और इसमें कोई देखने वाली चीज नहीं है। कह रहे द इंक्रीज, कहता जो अजाफा है, जो राइज है, जो ग्रोथ है, किसमें, एग्रीकल्चर टैक्स रेट्स, इनमें विल नोट, कहता है वो नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, बूस्ट, अजाफा, किसमें, रेवेन्यूज में। रेवेन्यूज का मतलब क्या होता है, इनकम्स में, इनकम की बात कर रहा है, अर्निंग्स की बात कर रहा है। फ्रॉम दिस सेक्टर, इस सेक्टर से, फिर सेमीकोलन, इट विल रिक्वायर, कहता है इसको ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त एनफोर्समेंट की। फिर कॉमा, कहता द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, के इस्तेमाल किसका, टेक्नोलॉजी का, एंड ऑफ कोर्स, कहता बेशक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, और किसकी ज़रूरत है, गवर्नमेंट डिटर्मिनेशन की, गवर्नमेंट के इरादे की। अच्छा, किस चीज़ के लिए, विल, कहता टू एनफोर्स, ताकि वो एनफोर्स कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, किसको, अमेंडेड लॉज को, ऐसे लॉ को जो कि अमेंडेड है। अमेंडेड लॉ का मतलब क्या होता है, रिवाइज रेगुलेशंस है। तो अब ये देखो कि हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। सेमीकोलन आने का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज आने वाली है। यहाँ पे इसने बात रखी, उसके बाद सेमीकोलन लगाया और उसने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मेंशन कर दी। क्यों मेंशन की सेमीकोलन लगा के, क्योंकि ये दोनों जो बातें हैं एक दूसरे से लिंक कर रही हैं। तो वो यही बात कर रहा है ना कि कहता अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स रेट को इंक्रीज कर दोगे ना, तो कहता इससे रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। किससे होगा, कहता इसको ज़रूरत है सख्त लॉ इन्फोर्समेंट की, कि आप सख्त कवानीन लगाओ और क्या करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। इसके अलावा क्या चीज़, उसने कहा आप ऑफ कोर्स आपके पास जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, कि आपने जो रिवाइज्ड लॉज किए हैं ना, इनको इन्फोर्स कर सको, इनको लागू कर सको। तो इंक्रीज के क्या सिनोनिम्स होते हैं, राइज भी हो सकते हैं, ग्रोथ भी हो सकती है। बूस्ट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्प्रूव करना, एनहेंस करना, बढ़ाना किसी चीज़ को। स्ट्रिक्ट मतलब बहुत सख्त, एनफोर्समेंट मतलब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। विल क्या है, विल का मतलब डिटर्मिनेशन, उनका इरादा, उनका जो अज़्म है। अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है कि आफ्टर रिटेलर्स, कहता है रिटेलर्स के बाद, अब उसको तो छोड़ दो। कहता था मिनिस्टर मस्ट, जो मिनिस्टर है लाजमी, उसको क्या करना चाहिए, उसको भी पे करना चाहिए। किस चीज़ के लिए, विजिट को, मतलब उसको लाजमी विजिट करना चाहिए। किधर, टू हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों की तरफ। इन द बिजनेस, कहता है ये वो दोस्त हैं जो कि इसके बिजनेस में है। किस बिजनेस में है, रियल इस्टेट के, कॉमा। अच्छा, और कौन है वो, कहता हु आर सीकिंग, कहता जो कि चाहते हैं अमेंसिटी को,
मतलब क्या चाहते हैं, जो कि आप ये समझ लो, जो कि माफ़ी चाहते हैं, रियायत चाहते हैं। किसके लिए? फॉर द रियल्टी सेक्टर, इस सेक्टर के लिए। मतलब कौन सा सेक्टर की बात कर रहा है यहाँ पे? प्रॉपर्टी बिजनेस की बात कर रहा है। टू ग्रो, ताकि बढ़ा सकें इकोनॉमी को और क्रिएट कर सकें जॉब्स को। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। अच्छा, अब इसमें वो ये बात कर रहा है, रिटेलर्स के बाद जो है मिनिस्टर का फोकस अपने दोस्तों की तरफ होना चाहिए, जो कि रियल एस्टेट में है, जो कि इस बिजनेसेस में है। ये क्या चाहते हैं? ये मिनिस्ट्री को चाहते हैं, छूट को चाहते हैं। अच्छा, क्यों चाहते हैं? कहते ये बात कहते हैं कि हमें थोड़ी सी टैक्स एग्जम्पशन दे दो, इससे क्या होगा, हम जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करेंगे। इस तरह की बातें बोल के जो है वो टैक्स एग्जम्पशन की तरफ जाते हैं। पे अ विजिट का मतलब होता है किसी को विजिट करना, किसी से मिलने जाना या किसी की तरफ अपना रुख करना। आप यहाँ पे ये समझ लो, किसी की तरफ अपना फोकस करना। और अमेंसिटी क्या होती है? अमेंसिटी का मतलब होता है टैक्स पार्डन या टैक्स एग्जम्पशन को कहते हैं, मुआफ़ी को, रियायत को। और ये जो रियलिटी सेक्टर है, ये रियलिटी सेक्टर का मतलब क्या? प्रॉपर्टी मार्केट की बात कर रहा है, लैंड इंडस्ट्री की बात कर रहा है। कहता है इट इज़ टाइम, कहता वक्त आ गया है। दे ऑल्सो गोट अ, उनको भी मिलना चाहिए किस चीज़ को? अ हार्ड टॉक, एक सख्त गुफ्तगू फ्रॉम हिम, उनसे। इसमें असल में वो ये बात कर रहा है कि अब वक्त आ गया है, जो मिनिस्टर हैं वो इनको सख्ती के साथ वार्न करें कि अब ये हार्ड टॉक जो है, ये सख्त गुफ्तगू किसके लिए होनी चाहिए? इनके लिए होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे यूज़ हुआ है इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम जो है यहाँ पे मूड को बता रहा है, मूड को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे गोट आया। जब भी आपने मूड की बात करनी है ना, इट इज़ टाइम के बाद, तो आपको हमेशा V2 नज़र आएगा। V2 जो है ये वर्ड की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ मूड को बता रही है। वो ये बता रही है कि अब वक्त आ गया, ये काम हो जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा मोर इम्पोर्टेंटली, कहता सबसे अहम, ही नीड्स, उसको ज़रूरत है, टू सिट डाउन, कि वो बैठे एंड टॉक टू हिज कैबिनेट कोलीग्स, और अपने इन कोलीग से बात करे। मतलब इसका जो एडवाइजरी ग्रुप है ना, ये उससे बात करे। हु आर पुशिंग, कहता जो कि पुश कर रहे हैं, जो कि प्रमोट कर रहे हैं, उसको इंकरेज कर रहे हैं, जो कि जोर दे रहे हैं। फॉर सच मूव्स, ऐसी मूव्स के लिए, ऐसे एक्शंस के लिए, ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए, ऐसे इक़दामात के लिए। टू गेट, ताकि वो हासिल कर सके प्रीमेच्योर ग्रोथ को, एक ऐसी ग्रोथ को जो कि अर्ली है, जो कि अनटाइमली है। किसमें? कहता फॉर पॉलिटिकल, मतलब सियासी, एंड पर्सनल रीजंस। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है? कहता सबसे अहम बात यह है कि उसको डिस्कस करना चाहिए अपने फेलो मिनिस्टर्स के साथ, जो कि इसको सपोर्ट करते हैं इन पॉलिसीज़ के लिए, ताकि ये गेन कर सकें क्विक इकोनॉमिक ग्रोथ को, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए और उसके साथ साथ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। ये दो चीज़ों की बात कर रहा है यहाँ पे। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है, सिर्फ ये अपने उन कोलीग्स की बात कर रहा है ना, असल में जो इसको पुश कर रहे हैं, जो इंकरेज कर रहे हैं, ताकि इनको क्विक जो इकोनॉमिक ग्रोथ मिल सके पॉलिटिकल और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। तो अब आगे देखें। अब कह रहा है दैट वुड बी द हार्डेस्ट पार्ट, कहता है ये जो है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होगा, बहुत ही सख्त हिस्सा होगा इसकी जॉब का। बट कहता लेकिन विदाउट रेनिंग इन, कहता बगैर कंट्रोल किए, किसको? दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को, इन फैक्टर्स को, इन कंपोनेंट्स को, इन एस्पेक्ट्स को, इन अनासिर को, इन गवर्नमेंट में। फिर कोमा, कहता नो रिफॉर्म, कहता कोई भी तब्दीली, इम्प्रूवमेंट, चेंज, अमेंडमेंट, कोई भी इस्लाह, जो एफर्ट है, कहता ये जो रिफॉर्म एफर्ट है, कैन सक्सीड, वो कामयाब हो सकती है। अगर ये अपने ही लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कोई भी रिफॉर्म जो है वो काम नहीं करेगा, कोई भी तब्दीली जो है वो काम नहीं करेगी। ये सबसे खूबसूरत बात है इस एडिटोरियल की। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस को आपके लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ इन वीडियोस को आप शेयर किया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।